अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल 6 जजेस की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक लेटर लिखा गया और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया इसी मामले के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर सिर्फ इसी खत का जो है वो जिक्र हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है। आज दिन भर खबरों के अंदर भी जो है यही मामला काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुआ। लेकिन इस सारे मामले के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ की जो एक पोजीशन है कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हो रहे हैं और जो सज़ाएं हो रही हैं वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हो रही हैं, उसके ऊपर भी एक सवाल जो है वो उठना शुरू हो गया है कि क्या वाकई सब कुछ मेरिट के ऊपर हो रहा है। क्योंकि जो 6 जजेस बोल रहे हैं उसके बाद तो पूरे निज़ाम के ऊपर, पूरे इस सिस्टम के ऊपर जो है वो उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। आज हमने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो सिर्फ अब नहीं बल्कि कई सालों से कुछ ऐसे ही एतराज़ात करते आ रहे हैं। आज क्या उनका स्टांस बदल जाएगा या वो इसी स्टांस के साथ खड़े होंगे? बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब स्टूडियो के अंदर हमारे साथ ही मौजूद हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? एक मुस्कुराहट आपके चेहरे के ऊपर मुझे आज नज़र आ रही है। ये जो 6 जजेस ने जो कुछ लिख दिया है, मामला जो है वो अब शुरू हुआ है या अभी ख़त्म होने जा रहा है? नहीं, खुदा करे ख़त्म हो जाए। बात यह है मंसूर अली ख़ान साहब के अदारे हों, अदारा हो, इंसाफ देने वाला हो, ताकत रखने वाला हो या कोई हुकूमत वक्त हो, भाई आप कब तक ये करते रहेंगे कि मिट्टी पाओ आगे चलिए? अच्छा, ये सिलसिला इस तरह नहीं चल सकता रियासत का। आप देखें कि कोई धरना हुआ 2014 में, कोई 4 हलकों की बात हुई, चलते चलते वो पनामा आया, पनामा पे फैसले ठोंसे गए, लिखवाए गए, ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बैठा दिया गया, लोअर कोर्ट पे किसी को कोई फैसला लिखने के लिए कहा गया, अभी फैसले भी नहीं हुए थे। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का आपने सारी गुफ्तगू सुन ली। ठीक, अगर वहाँ ब्रेक कर दी जाती, आज 6 जज जो हैं इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम हैं हमारे लिए, वो आज अगर ख़त लिख रहे हैं तो क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जज नहीं थे? क्या जब वो बात कर रहे थे कि इस तरह उस वक्त के जो हाजिर सर्विस एक अदारे के अहम बंदे उनके घर जाके उनको दबाव में डाल के या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला लेने की ख्वाहिश रखते थे, तो जब उन्होंने बार में आकर बात की या उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनको ख़त लिखा, बार बार टाइम मांगा, अगर उस वक्त कोई चीज़ ब्रेक कर दी जाती, उस वक्त कोई इंसाफ कर दिया जाता, तो आज ये 6 जजेस को ख़त लिखने की ज़रूरत पेश ना आती। आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि आप इन 6 जजेस की जानिब से जो कुछ लिखा गया है उसको बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं और होना चाहिए। अच्छा, यानी कि होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी पार्टी के चंद लोगों की या आपके चंद सपोर्टर्स की मैं जो सोशल मीडिया पे थोड़ी सी गुफ्तगू देख रहा था, वो इसके अंदर से भी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी निकाल रहे थे कि जी ये जजेस जो हैं ये इमरान खान साहब के टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त ये है और ये क्या इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा पहुँचाने के लिए। आपको कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही ना? देखें, इंसाफ जो होता है वो टाइमिंग नहीं देखता, ठीक है, ना माहौल देखता है, ना माहौल बनाता है, बल्कि इंसाफ वो है जो हर वक्त हो। ठीक है, वो ना देखे कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, मुझे ये फ़ैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मगर क्या ही अच्छा होता अगर 44 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला आया है तो उसमें लिख दिया जाता कि ये किसकी ख्वाहिश पे फ़ैसला दिया गया, ठीक है, और देने वाले कौन थे, उनके मुतल्लिक भी अगर कोई 2 जुमले लिख दिए जाते तो लोगों को शायद बेहतर तस्कीन होती कि हम सही डगर पे चल निकले हैं। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला मामला, शौकत सिद्दीकी साहब वाला मामला और इन 6 जजेस का मामला, ये वही कड़ी लग रही है आपको? नहीं, अभी एक कड़ी आप छोड़ गए हैं। कौन सी? आप नवाज शरीफ की कड़ी छोड़ गए हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब। आप मुझे ये बताएं। नहीं, वो शौकत सिद्दीकी साहब वाला वही नहीं, ना 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 ना, वो मियां साहब के फैसलों से सर मेरी अर्ज सुन लेना। शौकत सिद्दीकी साहब वाला अपनी एक उनकी फैसले पे, उनके अपील पे एक जजमेंट आई है। एक नवाज शरीफ को जो सजाएं दी गई थी और उसके बाद जो बरी हुए और फिर ये कहा गया कि जनाब ये लाडला है। आप यार ये बताएं कि 7 साल एक बंदे को बेगुनाह होते हुए आप रोल दें और उसके बाद जब उसको इंसाफ मिल जाए, वो भी आधा मुकम्मल इंसाफ के तकाजे ये थे कि जिन लोगों ने, चलें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला लिखने वाले या लिखवाने वाले तो इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक, मगर भाई आप ये देखें कि नवाज शरीफ का फैसला करवाने
اور کرنے والے وہ تو زندہ ہیں. تو پھر اس کا آپ کیوں نہیں میں سمجھ گیا. اسی طرح ایک سیکنڈ جی پلیز بولیے. دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ رہے ہیں اپنے فیصلے پہ. ٹھیک ہے, پولیٹیشین کو جو بھی آپ سلوک کرتے ہیں جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں انہوں دا تے رول ہی ہے وے انہوں نے ہونا ہی یہ چاہیے, چلیں ٹھیک ہے. مگر جسٹس شوکت صدیقی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری ریٹائرمنٹ چلے میرے پہ وہ جو داغ تھا وہ تو دھل گیا, مگر بھائی میرا جو قصور تھا جو نہیں تھا آپ ان کے بارے میں بھی تو کچھ لکھیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے وہ فیصلہ کروایا. اور پھر اسی طرح آج اگر میرے عزیز میرے کولیگ جو ہیں خواجہ آصف اگر بات کرتے ہیں کہ جناب چائے کا کپ یا ان کے جو فیصلے تھے یا ان کی جو ڈیسیژن تھے ان کی پالیسیاں جو تھیں ان کا آج کی رجیم بھگت رہی ہے. ہمارے سپوت جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور بلا وجہ ایک ہم نے بڑی جنگ لڑنے کے بعد بلا وجہ آج دوسری جنگ لڑ رہے ہیں. سکون تھا, بے شمار ہم نے قربانیاں دی, تو ایک دو تین شخص جو ہیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہم پھر اسی جنگ کا حصہ بن گئے ہیں. یا پھر میاں صاحب یہاں پہ آپ سے اختلاف مطلب آپ کو کوئی دھکا تو نہیں دیتا نا, اپنی مرضی سے اٹھ کے جاتے ہیں, اپنی مرضی سے جاتے ہیں کہ ہاں جی میں وزیر اعظم بنوں گا. آج شہباز شریف صاحب آپ کی پارٹی کے صدر ہیں جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, کسی نے دھکا تو نہیں دیا نا, اپنی مرضی سے گئے ہیں. یہاں بھی ایک میری گزارش سن لیں. بتائیے. پہلی بات میں نے وہ کی ہے کہ کس نے وہ پالیسی وہ فیصلے کرنے کی اجازت دی تھی کہ جو آج قوم بھگت رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ وزیر دفاع آج کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کٹہرے میں یا ان کو اسمبلی نوٹس کرے, وہ اسمبلی آ کے جواب دیں. آپ ہی کے وزیر قانون کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. ایک سیکنڈ میں وہی بات کرنے لگا ہوں نا, میں وہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جسٹس شوکت صدیقی میں کون لوگ تھے, نواز شریف کے فیصلے لینے میں کون لوگ تھے, پھر آپ وہ جو آپ کو یاد ہوگا ریفرنس فائل کیا گیا تھا ایک چیف جسٹس موجودہ جو ہیں ان کے خلاف ایک ججمنٹ دینے پر, ان کے پیچھے کون لوگ تھے. اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم پھر پھنس گئے ہیں اس گرداب میں دہشت گردی کے, ان کے پیچھے فیصلوں میں کون لوگ تھے, وہی تھے نا میاں صاحب. وہی جسٹس وہی جناب جنرل باجوہ, وہی جنرل فیض, تو جناب وہی جسٹس. یہ آپ نے جا کے اپنی پارٹی کے صدر کو سمجھانا ہے, مجھے تو نہیں سمجھانا نا. ایک سیکنڈ, آپ حکومت میں. اچھا فیصلہ کون دے رہا ہے, کس چیز کا؟ یہ جسٹس شوکت صدیقی کا فیصلہ کس نے دیا؟ موجودہ چیف جسٹس. موجودہ. کیا میں غلط ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جنہوں نے فیصلے لکھوائے یا لکھے ان کے متعلق بھی دو لفظ آنے چاہیے تھے؟ میاں صاحب سارا کچھ چیف جسٹس کے کندھوں پہ نہ ڈالیں نا, کندھوں پہ نہ ڈالیں. اگر آپ لوگوں نے کوئی کارروائی کرنی ہو تو آپ کے پاس قوانین موجود ہیں, آپ کے پاس قوانین موجود ہیں, ول موجود نہیں ہے آپ کے وزیر اعظم کے. یہ بات میں پورا اتفاق کرتا ہوں منصور علی خان آپ سے کہ ادارہ ہو یا ادارے ہوں یا حکومت وقت ہو, ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں نے اتنے ٹائم رہنا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے سارے پچھلے کچے چٹھے کڈن دی, مینوں تے اپنا نہیں پتا لہٰذا آگے چلے. بھائی جب تک آپ یہ فیصلے نہیں کریں گے ملک آگے نہیں چل سکتا. سن لیجئے آپ ہی کے پارٹی کے صدر اور موجودہ وزیر اعظم 8 فروری کے الیکشن سے صرف 2 دن پہلے آخری انٹرویو انہوں نے مجھے دیا تھا, اور کچھ ایسا ہی سوال, بالکل ایسا ہی سوال میں نے ان سے پوچھا تھا, اور اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا تھا سنیے گا ذرا. ناظرین سنیے گا ذرا. یہ عمران خان صاحب کی ڈیورنگ بینگ دا پرائم منسٹر ہی واز بینگ آڈیو ریکارڈڈ, ریکارڈنگز ہو رہی تھی نا, لیک بھی ہو چکی ہیں, ساری آ چکی ہیں, آپ نے سنی ہوں گی, پتہ ہی ہے سب کو. یہ ٹھیک تھا؟ بالکل غلط تھا. بالکل غلط تھا. وہ کہتے ہیں جی بالکل غلط تھا. کیا چیز؟ کہ آڈیو ریکارڈنگز جو ہو رہی تھیں وہ بالکل غلط تھیں. ٹھیک ہے. اب میں نے اس میں یہ بھی ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کیا بنا, کوئی تحقیقات کی, کس نے کی ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہماری حکومت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ, اب تو آپ حکومت میں آ گئے نا, اب آ گئے اپنی حکومت میں, آ گئی آج حکومت آپ کے پاس ہے, تو جائیے شہباز شریف صاحب کو کہیے کہ جناب کریں تحقیقات, کون آپ کی آڈیو ریکارڈنگ کر رہا تھا. اچھا منصور علی خان آپ کو شاید پھر جان بوجھ کے بول رہے ہیں, آڈیو ایک لیک ہوئی تھی جسٹس قیوم صاحب کی. ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر وہ فیصلہ ریورس ہوا تھا. جی ہاں. ٹھیک ہے. نواز شریف کے حوالے سے کچھ ججز کی آڈیو لیک ہوئیں, اس پہ کوئی فیصلے ہوئے, ویڈیو بھی آئیں, کچھ فیصلے چینج ہوئے. چاہیے نا عدالت. بھائی
انہی عدالتوں کے پاس ہم گئے. اب کب گئے؟ جب ہم اپوزیشن میں تھے, جب یہ آڈیو آئیں, جب یہ ویڈیو آئیں, ہم نے کورٹ کی پریس کانفرنسز کی, وہ ویڈیو دکھائیں, کوئی نوٹس ہوا؟ اس جج کے خلاف نوٹس ہو گیا, اس کو سزا مل گئی اس ویڈیو کی وجہ سے, مگر سزا دینے والا جس کو دی گئی تھی اس کے متعلق کچھ نہ کہا گیا. یہ دیکھیں آج جو لوگ بات کرتے ہیں, میں بڑے ادب سے یہ پھر چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, میاں صاحب میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. میں ججز کے حوالے سے جو میرے انتہائی قابل احترام 6 ججز ہیں, میرا ان سے بھی یہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرا ان سے ضرور گزارش ہوگی کہ جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب یا ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ ایجنسیاں یہ کرواتی ہیں, بہت اچھا ہوتا اس وقت کو خط لکھ دیا جاتا, بہت اچھا ہوتا. یہ شوکت صدیقی صاحب نے جب یہ سب کچھ کہا تھا, آپ کی اطلاع کے لیے ان 6 ججز میں سے 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں تھے, سو اس لیے یہ ویلیڈیٹی نہیں بنتی کہ جناب آپ نے اس وقت شوکت صدیقی کو سپورٹ کیوں نہیں کیا. ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے, مجھے ان پہ گلہ نہیں ہے, مجھے 6 کی فگر پہ گلہ نہیں ہے, مجھے سسٹم پہ, اس نظام پہ, اس عدلیہ, اس ڈپارٹمنٹ سے, اس ادارے سے ہے کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں, اگر اس وقت کے 6 ججز, اس وقت کے ججز, اس وقت کے 2 ججز اگر کھڑے ہو جائیں تو شاید آج کوئی شکایت کر, پھر بھی تو چلے میں میاں جاوید لطیف سے پوچھ لیتا ہوں نا, میں میاں ہاں یہی تو میں یہی پوچھنے لگا تھا, میں میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ کل اگر وکلاء کی جانب سے یا پاکستان کے سیاستدانوں کی جانب سے اس قسم کی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے, جو کہ آج مختلف بار ایسوسیشنز کی جانب سے بڑی سخت قسم کی پریس ریلیزیں نکلیں, اور اگر کوئی ایسی تحریک شروع ہوتی ہے تو میاں جاوید لطیف صاحب ان کے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں میرے ہی تو چھوڑ دیں, نہیں آپ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک سیکنڈ, میرا قائد جب ججز کو کون سے والے افتخار چودھری کے زمانے میں, نہیں کون سے عدلیہ بحالی تحریک کون سے قائد کی بات؟ میرا ایک ہی قائد ہے جس کا نام نواز شریف. اچھا نواز شریف, ٹھیک ہے, نہیں میں نے کہا پتہ نہیں آپ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ پارٹی کے صدر ہیں, قائد آپ کے نواز شریف, ٹھیک ہے, نہیں میرے ہی نہیں, شہباز شریف کے بھی ہیں. اوکے بتائیے. اب دیکھیں جب بحالی عدلیہ کے لیے تحریک چلی تو ججز بحال نہیں ہوئے تھے, نواز شریف نے اوتھ لیا تھا اپنے ٹکٹ ہولڈر سے ہی کہ ہم اگر جیتتے ہیں تو ہم عدلیہ بحالی تحریک کے لیے جدوجہد کریں گے. کی ہم نے, آج بھی ہم یہ کہتے ہیں خدا کرے ادارے آئینی قانونی حدود و قیود میں کھڑے ہو جائیں, ملک پھر بھی چل سکتا ہے. تو یعنی آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ان 6 ججز کی سن لے, سننی چاہیے بھی, کیوں نہیں سننی چاہیے, چاہے اس کا فائدہ عمران خان کو کیوں نہ ہو. بھائی میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو فائدہ تب ہوگا اگر وہ بے گناہ ہوگا. اگر وہ گناہ گار ہے, مجھے ایک بتا دیں منصور علی خان, آپ 9-10 مئی کو کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ 9 مئی کو ہوا ہے واقعہ, ہوا ہے نا, ہوا ہے. تو 11 ماہ ہو گئے ہیں, 11 ماہ میں ان کو آج تک عدالتوں سے ریلیف ہی مل رہا ہے, ان کو سزا تو آج تک نہیں ملی. شہباز شریف صاحب چیکو سلواکیہ کے پرائم منسٹر ہیں, وہ تو پرسوں بنے ہیں, ابھی پرسوں بنے, مہینہ جو ہونے لگا, مہینے سے بھی اوپر ہو گیا, چلیں 15-16 دن 20 دن کہہ لیں, پھر کس نے کرنا. اچھا آپ کو یاد ہے کیا کتنا جو وقت کا پرائم منسٹر ہوتا ہے کتنوں کو سزائیں دلوا سکتا ہے یا دیتا ہے؟ اگر نہیں دے سکتا یہ تو اختیار نہیں ہے, تو چھوڑ دینا. بھائی اختیار نہیں ہے. شہباز شریف بے اختیار ہے. نہیں ایک سیکنڈ, شہباز شریف بے اختیار ہے. کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کا یہ اختیار نہیں ہے جو عمران خان استعمال کیا کرتا تھا کہ فلاں کو سزا دے دو, فلاں کو نکال دو. یہ نہیں حق ہے, یہ کسی پرائم منسٹر کا حق نہیں ہے. وہ انیشیٹ تو کر سکتا ہے نا, محسن نقوی صاحب کو فون کر کے کہہ سکتے ہیں بھائی جان آپ جو ہے وہ وزیر داخلہ ہیں, ان معاملات کو جو ہے فوراً ختم کریں, جو ایف آئی آر کٹ سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے نا. ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں, یہ آپ کا اختیار ہے, یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کے متعلق کوئی ایسی ایویڈنس آتی ہے تو آپ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں, مگر آپ عدالت نہیں بن سکتے جو عمران خان بنا کرتا تھا کہ بیٹھ کے آپ سزا بھی سنوا دیں. آپ کو یاد ہے وہ شہزاد اکبر, اور آپ کو یاد ہے شہباز گل. مجھے ایک صرف اپنی اسیسمنٹ دے دیجئے, کیا شہباز شریف صاحب ایک بے اختیار وزیر اعظم ہیں یا با اختیار وزیر اعظم؟ دیکھیں کیونکہ میں آپ کی ایک گفتگو سن رہا تھا, اس میں آپ نے کہا کہ 16 ماہ کی جو ہماری حکومت تھی اس میں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں تھا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور کل ہمارے پاس طاولہ تارڑ صاحب تھے, انہوں نے کہا میں بالکل با اختیار تھا. کس نے کہا میں با اختیار نہیں تھا؟ نہیں, میں آج بھی با اختیار ہوں. میں کسی کی بات کوٹ نہیں کروں گا, پارٹی کے میں اپنی بات کروں. میری عرض سن لینا, میں نے یہ کہا تھا کہ 18 ماہ کی حکومت ہم بے اختیار تھے. میں کہتا رہا
दौरान हुकूमत के सहूलत कारी हो रही है। सवाल उठता था कि आप हुकूमत में हैं फिर भी कह रहे हैं सहूलतकारी हो रही है। फिर आपने 9 मई को देखा सहूलतकारी हुई, फिर आपने देखा कि अदारे ने एक्शन लिया। आज भी मैं कह रहा हूँ सहूलतकारी है उस शख्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए। यस मैं कह रहा हूँ सिस्टम के अंदर से, बिल्कुल सिस्टम के अंदर से। फिर वो ज्यादा ही तगड़ा हुआ ना फिर आपसे, भाई मेरी आपसे ज्यादा तगड़ा हुआ फिर तो यही कहा जा सकता है। मेरी यार सुन लें, कुछ वक्त आएगा कि खुदा करे ना ऐसा हो, खुदा करे ऐसा ना हो, मगर कुछ वक्त आएगा मेरी बातें सच साबित होंगी कि ऐसी चीज़ें आज भी हैं और आलमी कुव्वतों की ख्वाहिशात भी नज़रअंदाज यहाँ नहीं की जा रही। और आज भी ये मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को आज तक जो 9 मई के हवाले से रिलीफ, ओ भाई मैं इंसाफ कहाँ से मांगूंगा? रियासत मांग मांग के थक गई है 11 माह में, उसको तो इंसाफ मिला नहीं है। माजरत के साथ मैं सिर्फ एवेल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शख्स जो इस वक्त जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, ठीक है, उससे मिलने के ऊपर कितनी पाबंदियां रहीं, फ़ोन का वो इस्तेमाल कर नहीं सकता, टीवी आपने उसको पीटीवी लगा के दिया हुआ है, इसके बावजूद वो इतना ताकतवर है जेल के अंदर से कि बैठ के पूरे सिस्टम को जो है वो बैठ के चला सकता है। भाई कमाल। फिर आपको मानना पड़ेगा भाई इमरान खान बड़ा ताकतवर है। नहीं, मंसूर अली खान, खुदा करे कोई बंदा जेल में ना जाए, विजिट पे भी ना जाए। ठीक, मैं तो 79 से स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, उस वक्त से जा रहा हूँ। ठीक, मगर मैं जो रह रहा है आज, जिसका 804 नंबर कह रहे हैं, वो जिस तरह की जेल काट रहा है, आप जो 5 स्टार होटल है जहाँ आप रहते हैं कभी, वहाँ भी आपको इतनी आसाइश नहीं होगी जो वहाँ है। अच्छा, आप लाखों रुपए के महीने के खाने खा रहे हैं। उनकी एलसीडी पे क्या नेटफ्लिक्स आता है? वहाँ पे क्या 2 टन का एसी लगा हुआ है? कुछ 4 सोफे रखे हैं? आप क्या है वहाँ? आप 2 सोफों की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, वो फर्नीचर गया और उनको रंग पसंद ना आया, 4 दफा वो फर्नीचर को चेंज किया गया कि रंग पसंद नहीं आया। पता नहीं किसी ने रंग का कह दिया होगा कि ये रंग होगा तो आपके लिए सूट करेगा। आप मियां साहब ये हवा में ये बहुत बड़ी बात करें, मुझे मेरी नजर से ऐसी कोई खबर नहीं। मेरी भाई जो मैं बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गया खान साहब के पास, फर्नीचर एक दफा नहीं 3 दफा गया। अच्छा, मौसूफ को, और 3 दफा फर्नीचर चेंज हुआ रंग की वजह से। आप 2 सोफों की बात कर रहे हैं, उनके लिए 20 मुशक्ति, उनके लिए 8 डॉक्टर, उनके लिए जो खाना है, पूरी जेल का खाना जो है वो उतने पैसों में नहीं बनता जितना एक शख्स के लिए बनता है। आज शेर मरवत साहब ने वैसे इसके ऊपर एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उनका टोटल खर्चा मैंने पता कराया वो तकरीबन को 3,70,80,000 रुपए बनता है महीने का। नहीं, जो टोटल अब तक खर्चा हुआ है, टोटल जो खाना जितनी देर से वो अंदर है, जो हुआ है 30 लाख का हुआ है। वैसे वो नहीं, वो उन्होंने कहा ये गलत खबर थी, ऐसी 30 लाख का खाना सर बंदा किस तरह खा सकता है? महीने का नहीं, ओवरऑल भी 30 लाख का खाना। अच्छा मेरी अर्ज तो सुन, मतलब कि अच्छा गुजारिश तो सुन, स्टेक खाते भाई साहब, वहाँ जो कुछ हो रहा है, वहाँ जो कुछ हो रहा है, मैंने तो पहले कहा कि खुदा करे वहाँ विजिट पे भी कोई ना जाए, जेल ही होती है। देखिए मैं तो देख रहा हूँ कि 2 साल से मुस्लिम लीग नून का ना मजलूम मोड ही ऑन है, हर गलते मजलूमियत नहीं, साढ़े को है कुछ नहीं, असी रह गए। अच्छा वैसे है मजलूमियत, आप हुकूमत से बाहर हो, आप हुकूमत से बाहर हो तो मजलूमियत, हुकूमत के अंदर हो तो मजलूमियत कितने लेके जाइए? उसकी वजह ये है कि जब भी हुकूमत मिली है हमने डिलीवर किया है, मगर उसके बदले हमें कभी हाईजैकर बना दिया, कभी ताहियात नाअहल कर दिया। अच्छा। हमने और किसी और ने हमेशा आके इंतकाम लिया है कौम से भी और मुखालफों से भी, और उसको आपने हमेशा हीरो का है। एक बात बताइए, आपका तज्जिया चाहूँगा, खबर पता नहीं आपके पास है या नहीं, लेकिन तज्जिया दे दें। क्या ये कोई डील का नतीजा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म ना हो तो मरीम नवाज जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला बन सकती हैं? नहीं, कभी ऐसी डील का मुस्लिम लीग तसव्वुर नहीं कर सकती। अच्छा। और ना ही था ऐसा। कोई लोग सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ पता नहीं हटा दिए गए, रुकावटें बन गई, जो भी हुआ, मगर ये मुस्लिम लीग का खाली नुकसान नहीं हुआ, ये उस कौम की तवक्कुआत का भी और इस खित्ते में भी एक जो तवक्को लोग रखते थे उनके तजर्बे से, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनका जो डिलीवर उन्होंने अपने हर दौर में किया, जो 2013 का
2017 तक का ख़ास तौर पे जो दौर था उसको देखते हुए लोगों की बहुत सी तवक्कुआत थी। एक ख़बर आज आई है और आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप भी इस पे अपनी इनपुट दीजिए कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इनकार कर दिया मुशीर बनने से, और राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ नाराज़ लग रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से अब तक आपकी पार्टी का कोई फाइनल नहीं हो रहा। वो तमाम बड़े प्लेयर्स, आप इंक्लूडिंग यू, कि वो शायद ज़िमनी इंतखाब के अंदर जो है वो लड़ेंगे इलेक्शन, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही। क्या बात है, नाराज़गियाँ चल रही हैं? नहीं, नाराज़गी कोई ऐसी नहीं है, मगर मेरी ज़ाती राय है कि अपने हलके से इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं तो कम से कम 45 साल से लड़ता आ रहा हूँ अपने हलके से, ठीक है, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं अपना हलका छोड़ के कहीं और से इलेक्शन लड़ूँ। अच्छा, दूसरे अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन मतलब आप लोग कोई पोजीशन भी नहीं ले रहे ना। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी ली, राना सनाउल्लाह साहब ने भी नहीं ली, पोजीशन तो ले, ठीक है आप इलेक्शन अपने हल्के से लड़ेंगे, मुशीर वगैरह मावने ख़ुसूसी ये तो बन सकते हैं। ये जो मुंतखब लोग हैं उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, उनको भी तजर्बा होना चाहिए। हाँ। ये तो नहीं कि आप एक बंदे को आंकते जाएं और एक वैसे बंदा गैर मुंतखब भी जो है वो भी लग तो ये रहा है हुकूमत तो वही चला रहे हैं आजकल। मतलब ये आहद चीमा साहब का देख लीजिए, जो पंडोरा बॉक्स खोल गया पिछले 2 दिन के अंदर, ये भी गैर मुंतखब। उसके बाद औरंगजेब साहब, वो अभी तक तो गैर मुंतखब हैं, आगे चल के मुझे नहीं पता। और मोहसिन नकवी साहब, वो उनको भी सेनेटर बना दिया गया। तो जो पार्टी के बाहर के हैं वो मुंतखब होते जा रहे हैं, जो मुंतखब होते थे वो गैर मुंतखब होते जा रहे हैं। देखिए मंसूर अली खान, मैं समझता हूँ कि जिन हालात से मुल्क दो चार है, पार्टी के अंदर मेजॉरिटी की ये राय थी और है कि जिसको अक्सरियत दिलवाई गई है उसी को हुकूमत बनानी चाहिए। हमने 18 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बिल्कुल बिल्कुल जी, उनकी आपकी पार्टी में राय थी कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनानी चाहिए। भाई जो तहरीक इंसाफ उसको कह लें या सुन्नी इत्तेहाद, जो भी उसका नाम दे लें, या आज़ाद कह लें, जो भी उनको इतनी अक्सरियत में लाया गया था तो उनको देना चाहिए था मौका। हमें 18 माह जो कुर्बानी जल्दी थी हुकूमत बनाने की, बनती नहीं थी। और जब ये पब्लिक बात हुई तो उस वक्त फिर हाथ सब ने खड़े कर दिए कि हम हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं हैं। जिनको अक्सरियत दिलवाई गई थी वो भी, फिर जो हमारे साथ 18 माह में हुआ कि हमने कुर्बानी दी रियासत के लिए, जो हम कहते हैं। आप मना कर रहे होंगे, लेकिन आप मना कर रहे होंगे तो लोग यही कहते होंगे भाईजान आप तो खुद तो हार गए, हमें तो हुकूमत करने दें। नहीं, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, वजह हो सकती है ना, भाईजान आप तो नहीं है असेंबली में, हम हैं असेंबली, हमें तो हुकूमत करने दें। ये होता है कि जब आप हार जाएं या हरा दिए जाएं तो उसकी बात में वजन नहीं रहता। ये हकीकत है कि जो फिर मुंतखब होते हैं फिर उनकी आवाज़ को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं, खुदा करे, इसी पे वैसे एक जो बड़ा चैलेंज, इसी पे राय दे दीजिए, जो नॉन इलेक्टेड लोग आपकी कैबिनेट के अंदर शामिल हैं, इसका नुकसान होगा आगे चल के? देखिए, जो हुकूमत बनवाने वाले हैं यकीनन उनको उन पे ट्रस्ट होगा, तो खुदा करे वो ट्रस्ट जो है वो कायम रहे और उसका रिजल्ट भी कोई बेहतर आए। आपको ट्रस्ट है? देखिए, मैंने जो तजर्बा देखा है 18 माह में, उस वक्त एक कौमी हुकूमत थी। आज भले मुख्तलिफ जमातों को या मुख्तलिफ ग्रुप्स को इकट्ठा करके तो एक हुकूमत तो बन गई है। खुदा करे मुल्क के लिए बेहतर हो, मेरी तो दुआ है। नहीं, आपका एतमाद है, लेकिन जो मेरा तजर्बा कहता है वो खुदा करे वो ठीक ना हो जो मैं देख रहा हूँ। तो आपको खदशा है कि ये ठीक नहीं होगा? मुझे ये गैर मुंतखब लोग जो बीच में कैबिनेट में आ गए हैं, देखें ये मेरा ही नहीं तजर्बा या मेरा अंदेशा, बल्कि माजी दूर करीब में ऐसे जो तजर्बात हुए हैं उनका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, तो मोहसिन नकवी साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब, नहीं मैं किसी का नाम लिए बगैर, बेशुमार लोग हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं बने हुए, लेकिन ये आप करें वो बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन लगता नहीं है आपको, क्योंकि माजी ये बताता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता है इससे। जब देखें एक फैसला साजी के लिए एक मरकज़ ना हो, मुख्तलिफ जगहों से आप राय लेके तो आप एक फैसला करने और देर हो जाती है फिर फैसला करने में भी बहुत देर कर देता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब आपका। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब की राय आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनकी पार्टी पॉलिसी क्या है इन 6 जजेस के हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और उनकी जानिब से लिखा गया ख़त और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम तरीन इजलास। इसी मामले पे मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। रऊफ हसन साहब, जरा जस्ट टू क्लैरिफाई, आपकी पार्टी का इस मामले के ऊपर अब क्या स्टांस है? बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर स्टांस है। बिल्कुल जी, वी फील कि ये एक बारिश का एक पहला कतरा है जो कि इन 6 जजेस की बहादुरी और उनके करज से क्रिएट हुआ है। और हमने टोटल सपोर्ट जो है इन 6 जजेस के पलड़े में डाली है और हमने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लेंगे और इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब वो मंतकी अंजाम क्या है? वो ये है कि इस लेटर से एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी इंटरफेरेंस रही है, कोर्शन रहा है, दबाव रहा है, जजेस को अबडक्ट किया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है, उनसे फोर्स किया गया है कि जजमेंट्स ऐसी ली जाएं जो कि शायद आइन और कानून की मुनासबत में से नहीं थी। तो ये जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए। जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको सिक्योर करना चाहिए और तमाम फैसले जो हैं इरिस्पेक्टिव कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हो, किस शख्सियत के बारे में हो, वो आइन और कानून के ताबे होने चाहिए और किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है वो जजेस और जुडिशरी के ऊपर नहीं इन्फ्लिक्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बकेट लिस्ट है, इट्स अ ह्यूज बकेट लिस्ट नो, जो अब शायद हम बात कर जाते हैं लेकिन अंदाज़ा नहीं करते कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन चलिए, बारिश का पहला कतरा सही, अब ये प्रोसेस शुरू तो हुआ है ना, कम से कम देखिए कहाँ जाता है। अच्छा रऊफ साहब, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो आपने दी कि बारिश का पहला कतरा है, लेकिन मुझे फील होता है बारिश का पहला कतरा नहीं है, क्योंकि उन 6 जजेस का एक्चुअली आप अगर लेटर पढ़ें तो वो बारिश के उस कतरे के बारे में बात करते हैं जो शौकत सिद्दीकी साहब की जानिब से शुरू हुआ था। लेकिन उसका जिक्र आप लोग नहीं कर रहे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है उसके बारे में यही कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें बेनिफिशरी थी और उस वक्त के जो इंटेलिजेंस के जो सरबराह थे जनरल फैज़, उनके हवाले से वो तमाम तरह एतराज़ात थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बिल्कुल वॉश आउट कर जाती है, इग्नोर कर जाती है कि जैसे उनकी जानिब से जो लगाए गए इल्ज़ामात थे उनकी कोई हैसियत नहीं है। देखिए, जनरल फैज़ साहब को हमसे जोड़ा जाता है, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा गैर मुनासिब है। मैं उस लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन हम शौकत सिद्दीकी साहब की कंट्रीब्यूशन जो है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इन स्परिंग दिस डिस्कशन एंड पॉसिबली इसके बाद जो भी जिस तरफ भी ये जाएगी वो सारा कुछ वो हम उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन जो है उसको बिल्कुल ओवरलुक नहीं कर सकते। हम एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने बहुत बहादुरी से अपने आप को निकाले जाने के बाद भी और एडवर्स जजमेंट जो जब उनको दी गई और उनको नौकरी से निकाला गया, उसके बाद भी उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और आज उनकी जद्दोजहद जो है वो हमें इस नुक्ते पे लेके आई है कि हम एक बड़ी जद्दोजहद जो है उसका आगाज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात पार्टली ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल किसी सूरत में भी शौकत सिद्दीकी साहब की जो एफर्ट है उसको ओवरलुक नहीं करते। इस मामले में हम लोग थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे तो जुलाई 2018 ये यहाँ पे शहजाद अकबर साहब जो आपकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा उस वक्त भी थे, अब का मुझे स्टेटस नहीं पता, लेकिन जब शौकत सिद्दीकी साहब ने उस वक्त ये सब कुछ कहा था तो शहजाद अकबर साहब ने उस वक्त आपकी पार्टी के हवाले से क्या स्टांस लिया था, ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, सुनिएगा ज़रा। पहली बात तो ये है कि फैसले कंट्रोवर्शियल हैं, कंडक्ट हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा। जो एक तो है एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो एक जुडिशरी का होता है, उसके तो बिल्कुल समझिए कि वो खर्चे उड़ा दिए गए। लेकिन ये जो स्पेसिफिक इल्ज़ामात वाली बात है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। अगर इनकी ये मंतक मान ली जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस कंप्लाई करने के लिए तैयार थे, सिर्फ सिद्दीकी साहब वो वर्दे मुजाहिद हैं जिन्होंने इंसाफ करना था, तो ये कर लेते। आपने ये स्टांस देखा, ये 2018 में आपकी पार्टी का स्टांस ये था, तो जाहिर बात है जब वो उस वक्त बाकी जजेस के ऊपर शक व शुबात पैदा कर रहे हैं तो फिर आज ऑटोमेटिकली ये बात यही बनती है कि फिर इन 6 जजेस के ऊपर किस तरह यकीन किया जाए। देखिए मंसूर साहब, मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखना चाहता हूँ। आपने ये प्ले किया, ठीक किया आपने। लार्जर पर्सपेक्टिव ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, रियासत के इंस्टीट्यूशंस, वो इन्फ्लुएंस होते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में और उसमें हमारा दौर जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं था। मैं उसको शामिल करता हूँ उन तमाम अदवार में और ये इन्फ्लुएंस जो है इसने रियासत को कमज़ोर किया है, रियासत को मजबूत नहीं किया।
हमारी कंटेंशन इस मोमेंट इन टाइम जबकि हम और आप बात कर रहे हैं वो ये है कि ये दौर अब ख़त्म होना चाहिए, और अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखें तो एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ हम देख रहे हैं जो कि इन तमाम इंटरवेंशन से पाक होगा। वो जैसा कि मैंने पहले भी अपने पहले सवाल के जवाब में आपको कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इट कंसर्न्स, विच पोलिटिकल पार्टी और विच इंडिविजुअल इट कंसर्न्स, द फैक्ट इज़ कि हम ये चाहते हैं कि अब जो जुडिशरी है वो अपनी जेन्युइन इंडिपेंडेंस वो सिक्योर करे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान को अपनी जेन्युइन सॉवरेंटी जो है वो सिक्योर करनी चाहिए। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी ए एंड पॉलिटिकल पार्टी बी और पॉलिटिकल पार्टी सी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एक इंडिविजुअल ए, बी या सी उनके दरमियान में कोई नहीं होना चाहिए। जुडिशरी को सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के ताबे होना चाहिए, और उनके तमाम फैसले जो हैं इररिस्पेक्टिव कि वो किसको डील कर रहे हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं, वो आइन और कानून के ताबे होने चाहिए। मेरे ख्याल में पास्ट में क्या हुआ है, मेरे ख्याल में रऊफ साहब में क्या हुआ है, मैं उसमें मेन वर्ड इज इंटरफेरेंस इन एनी सॉर्ट, चाहे वो जुडिशरी के मामले में हो, जमहूरी मामलात के हवाले से हो, पार्लियामेंट के मामलात से हो। आई थिंक इस पे मैं और आप एग्री करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेरेंस ऑल ओवर, हर जगह पे वो नहीं होनी चाहिए। वी एग्री ऑन दैट? बिल्कुल 100%, 100%, ठीक है, यही हमारा स्टांस है बेसिकली, और यही हमारी पोजीशन है। इसी पोजीशन को हमने रीट्रेट किया है आज सुबह जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका जिक्र आपने किया है। तो ये इसी कॉमन ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं यहाँ पे शाहिद खान अब्बासी साहब की कोटेशन डालना चाहूंगा, जिसपे वो बार बार ये कहते रहे कि जनाब एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हमें बनाना चाहिए, जिसके अंदर जो माजी में गलतियां हुई उसका इकरार करना चाहिए, और जो कसूरवार है उसको हमें पिन पॉइंट करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में कोई इंटरनल ऑडिट अपना करना चाहेगी कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई? बिकॉज जब तक आप ये नहीं करेंगे, हाउ कैन वन ट्रस्ट कि हाँ जी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया और आइंदा किसी ऐसी इंटरफेरेंस को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। डॉन लीग्स के अंदर आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े रहे, इंडिया स्पेसिफिक मामला जब कोई हुए आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए, 2018 के इलेक्शंस के हवाले से सवाल हुआ, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए, जनरल बाजवा हो, जनरल फैज हो, ये पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सेप्ट करेगी कि हाँ हमसे माजी में गलती हुई, हमें इस किस्म की इंटरफेरेंस के ऊपर जो है वो ना करना चाहिए था? देखिए मंसूर साहब, आप अगर हमारा मैनिफेस्टो जो है इस दफ़ा जो हमने लॉन्च किया है उसको अगर पढ़ लें, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी नज़र से गुजरा है। अगर आप गुजरा होता तो शायद ये सवाल आप इसको रीफ्रेस करते। उसमें 2 चैप्टर्स हैं, क्योंकि मैंने खुद भी उसको पार्टली ऑथर किया हुआ है, इसलिए मुझे हस्बर है वो बिल्कुल। एक है जो चैप्टर है वो इट्स टाइटल ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन। हमने कहा है कि इस किस्म का ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, लेकिन हमने उसको कंडीशनल किया है ऑन ट्रूथ। रेकन्सिलिएशन उस वक्त होती है जबकि सच बोला जाए, और शायद आप भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल सच सामने आना चाहिए, जिससे जो भी गलती हुई है वो सामने आना चाहिए, और उसकी बेसिस के ऊपर रेकन्सिलिएशन के रास्ते जो वो तलाश करने चाहिए। इसके साथ साथ एक और चैप्टर है जो कि मैंने ज़ाती तौर के ऊपर ऑथर किया है, वो है हीलिंग अ नेशन। हम फील करते हैं कि ये जो मुल्क है इसके ऊपर बहुत ये जख्म खुर्दा मुल्क है, इसके ऊपर बहुत गैशेस लगे हुए हैं, और इसको अब हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये और ये जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। वर्चुअली इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो भी हमने एक चैप्टर उसमें हमारे मैनिफेस्टो में डाला है। तो जो आपने बात की है, बेसिकली मैंने आपको अपने मैनिफेस्टो के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि बिल्कुल हमारी थिंकिंग भी वही है जिसका आप इजहार कर रहे हैं। गलतियां अगर हुई हैं तो उनका भी अजाला हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कम से कम हम एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं अपने और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कि हम आज खड़े हुए हैं, हम आज जस्टिस के साथ खड़े हैं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ खड़े हैं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़े हैं। अब जो बॉल है वो है जुडिशरी के कोर्ट में और आज की हुकूमत के कोर्ट में कि वो इसको किस तरह से डील करते हैं। क्या वो इसको क्रश करने की कोशिश करते हैं या इसको आगे लेके चलते हैं। हमने अपना जो वज़न है वो आइन, कानून और जस्टिस के पलड़े में डाला है। तो जो कुछ भी होगा हम उसको फेस करेंगे। लेकिन आपके सवाल के जवाब में अगर वो 2 चैप्टर मैं आपको उनकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि हमने उसमें क्या कहा हुआ है। इस सारे मामले में एक पर्टिकुलर वाकया जिसके सबसे बड़े बेनिफिशरी आप लोग थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब थे, वो था पनामा का केस। और पनामा का केस उस केस के अंदर जब JIT बनी थी तो उसके अंदर भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को जो है वो बीच में शामिल किया गया था। और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि आखिर इन लोगों की जानिब से जो है इस किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इन मामलों को उन्हें हैंडल नहीं करना चाहिए। आज आप समझते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वाकई उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को उस JIT का हिस्सा नहीं होना चाहिए था? देखिए, पनामा केस हमने क्रिएट नहीं किया था।
पैनामा केस तो एक इंटरनेशनल रेवलेशन था जो कि सामने आया था, और उसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो उसी की बेसिस के ऊपर मुकदमा चले थे। और मैं आज भी फील करता हूँ कि जो सज़ाएं हुई थी वो जस्टिफाइड थी। उनका कॉन्डक्ट जो है किस तरीके से हुई थी, क्या हुआ था, उसमें इंटेलिजेंस के लोग शामिल थे नहीं थे, लेकिन फ्रेंकली मैं ज़ाती तौर के ऊपर चूँकि इन लोगों से आगाह हूँ, इनको जानता हूँ, साल से जानता हूं, तो मुझे उनका कॉन्टेक्ट भी जो है वो बहुत है। मैं उसमें इस किस्म की बेटर बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरी अपनी जो ज़ाती राय है कि जी वो जो सज़ाएं हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी और उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था कुलियतन। लेकिन वंस अगेन जो इंटरवेंशंस होती हैं उन इंटरवेंशंस की वजह से उनको अबॉर्ट किया गया, और बाकी की कहानी आपके सामने मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कि आज हम मंसूर साहब जिस नहज के ऊपर खड़े हैं, जिस नहज के ऊपर ये मुल्क खड़ा है, यहाँ वाकई में ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी, क्या वो स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे ताकि मुल्क जो है इस गंभीर अथाह गहराइयों में जो घिरा हुआ है वहाँ से निकाला जा सके और आगे बढ़े। मेरी स्ट्रेस और मेरी पार्टी की स्ट्रेस इस वक्त ये है कि मुस्तकबिल का हमें ख्याल करना चाहिए, मुस्तकबिल में हमें मूव करना चाहिए और माजी से सबक सीखना चाहिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि PTI ने गलतियाँ की होंगी, और अगर जो गलतियाँ की हैं उनको हम दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उनसे सीखेंगे और आइंदा जो हमारा कॉन्डक्ट होगा, आप देखते हैं इस वक्त भी हम पार्लियामेंट में मौजूद है, एक बड़ा रॉबस्ट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। इस वक्त भी हम जो अपने लीगल ऑप्शन है उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक पुरअमन सियासी जमात जो उनके हकूक़ हैं, लाइक सियासी पुरअमन सियासी एहतजाज जो है वो हम अपना हक जो है उसको मैं इसी पे रऊफ साहब बात करना चाह रहा था कि मुस्तकबिल की चूंकि आप बात कर रहे हैं, अब जाहिर बात है आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने एक पोजीशन ली है इस मामले के ऊपर, आगे ईद आ रही है, ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान ऐलान कर चुके हैं कि हम एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हम जलसे भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर, ये जो 6 जजेस का मामला है या धांधली के इल्ज़ामात हैं, इस सिलसिले में ईद के बाद क्या कोई पावर शो करने का इरादा रखती है? देखिए, हमने अपना एक जो जलसों का शेड्यूल है वो पहले से अनाउंस किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारा इस्लामाबाद में एक जलसा होगा, अप्रैल की 21 को कराची में एक जलसा है, वो अप्रूव्ड है, हमारी कोर कमेटी ने अप्रूव किया हुआ है। लेकिन हमने बेसिकली जो हमारा स्टांस है इस वक्त तक, आगे क्या होता है फ्रैंकली दैट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस एज दे इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस वक्त हमने जुडिशरी के पलड़े में अपनी सपोर्ट डाली है, और बार काउंसिल्स जो हैं इसमें उनका एक बड़ा रोल होगा। आज भी हामिद खान साहब ने लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मेरा ख्याल है कि जी ईद के फ़ौरन बाद उन्होंने बार काउंसिल्स जो हैं वो भी कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। और हम चाहेंगे कि वंस फॉर ऑल ये जो इंटरफेरेंस है, मैं आपके अल्फाज बोरो करता हूँ, तमाम अदारों में क्रॉस द बोर्ड, सिर्फ जुडिशरी नहीं, ये इंटरफेरेंस ख़त्म होनी चाहिए, आवाम का मैंडेट रिस्टोर होना चाहिए, और जो भी हुकूमत को वो मैंडेट मिले उसको 5 साल तक हुकूमत करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनको सपोर्ट करेंगी। हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो अपने मैंडेट को सिक्योर करना भी है, जो अनफॉर्चुनेटली रात के अंधेरे में हमसे छीना गया हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, उसको हम फोरफीट करने के लिए आपने मैंडेट की बात की, तो एक मैंडेट जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने आज आपकी जो मुखालिफ जमातें हैं उनके नाम किया है, और हलफ लेने का जो मामला है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मखसूस नशिस्तों के जो सीट होल्डर्स हैं उनके हवाले से, जिसको कंटिन्यूसली आपके स्पीकर डिनाई करते रहे, अब इस फैसले के बाद क्या उन मखसूस नशिस्तों के अफराद से हलफ लिया जाएगा स्पीकर की जानिब से? I have been given to understand मंसूर साहब के जो गवर्नर है वो आर्टिकल 109 के अंडर भी ऑन हिज ओन और हर ओन वो असेंबली का सेशन कॉल नहीं कर सकता। ये आज भी मेरी बात हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो कॉल नहीं कर सकता। असेंबली का सेशन या तो चीफ मिनिस्टर कॉल करता है या फिर ऑपोजिशन जो है वो रिक्वेजिशन करती है, और उसमें 15 दिन में वो इलेक्शन जो वो सेशन जो है वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हम कानून के मुताबिक आगे चलेंगे, हम आइन के मुताबिक आगे चलेंगे, और ये जो इसका जो फैसला है वो हमारी जो प्रोविंशियल लीडरशिप है अली अमीन गंडापुर साहब की लीडरशिप में वो फैसला करेगी कि ये क्या अगर आइन के मुताबिक है तो हम कॉल कर देंगे, लेकिन आइन के मुताबिक नहीं है तो नहीं करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये आइन के मुताबिक नहीं है। आपकी पार्टी और दूसरी बात एक और भी है, वो भी मैं कह दूं कि जो अदालत है वो पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ये भी आइन का एक हिस्सा है।
عدالت نے اس سے پہلے جب پارلیمنٹ کے معاملات میں انٹرفیئر کیا اور آپ لوگوں کے حق میں فیصلے آئے، میں پنجاب اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو آپ نے تو ایکسیپٹ کیا تھا اسے؟ نہیں، آئین کے مطابق تھا نا وہ. اگر آئین کی وائلیشن ہوئی تھی، 90 ڈیز کا جو مینڈیٹری پیریڈ ہے اس کی وائلیشن ہوئی تھی. یہ تو بلیٹنٹ وائلیشن تھی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اب تو ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل کا 109 جو وہ کوٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق گورنر نہیں کنوین کر سکتا. ٹھیک، تو آپ جب ہماری کنٹینشن یہ ہے، ہم کوئی آئین کی وائلیشن نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو آپ کی ریڈنگ ہے نا سر، یہ تو آپ کی ریڈنگ ہے آئین کی. لیکن آج پشاور ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں ان لوگوں کی اپلیکیشنز کو ایکسیپٹ کیا، درخواستوں کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان سے حلف لیا جانا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ بیسکلی آپ اس کو سینٹ کے الیکشنز تک کھینچنا چاہتے ہیں تاکہ اپوزیشن کی نمبر گیم جو ہے وہ کم رہے. دیکھیں یہ فیصلے جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہماری جو پروونشل لیڈرشپ ہے وہی کرے گی، وہی اپنے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، جو لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ کنسلٹیشن میں یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فیصلوں میں انفلوئنس نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ کے فیصلوں کو وہ فیصلے پارلیمنٹ نہیں کرنے. اگر پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی پروونشل اسمبلی ان دس کانٹیکسٹ کہ نئی الیکشن نہیں ہم کنوین نہیں کر سکتا گورنر، تو پھر وہی فیصلہ جو ہے وہی سرچ ہوگا، وہی ایکسیپٹ کیا جائے گا رادر دین کورٹ کا فیصلہ جو کہ انٹرونشنسٹ ہوگا اس کانٹیکسٹ میں. آخری کویشچن رؤف صاحب، کل ہمارے پاس آپ کی پارٹی کے ایک رہنما لطیف کھوسہ صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. 2 چیزیں انہوں نے کہی، بلکہ 3 چیزیں کہی ہیں، تینوں پہ ذرا آپ کی بھی ہم چاہیں گے کہ رائے جانی جائے. ایک، انہوں نے کہا کہ جناب 40 لوگوں کا گروپ جو ہے وہ شیر افضل مروت جو کہہ رہے ہیں کہ جی 40 لوگوں کا ایک کوئی فارورڈ بلاک بن گیا ہے، یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. دوسرا، انہوں نے کہا شیر افضل مروت جو ہیں وہ ہمارے سپوکس پرسن نہیں ہیں. اور تیسرا، اگر ہمیں بلے کا نشان نہ ملا تو ہم گھوڑے کے نشان پہ ضمنی انتخاب لڑیں گے. تینوں باتوں کے بارے میں ذرا کنفرمیشن دے دیجیے گا. بات نمبر 1 جو ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے انہوں نے، اور یہ کل ہم نے پریسر کل بھی اور پرسوں 2 دن ہم لگاتار پریسر جاری کرتے رہے ہیں جس میں ہم نے کہا ہے کہ کوئی ڈویژن نہیں ہے پارٹی کے اندر، کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، اور ہم ایک یونیفائڈ پارٹی کے طور کے اوپر اس میں چلیں گے. نمبر 1، پارٹی کا اسپوکس مین صرف میں ہوں جی. یہ آج کل دوبارہ سے یہ اس کے بارے میں ایشو ہوا ہے لیٹر، جو پالیسی میٹرز کے اوپر ایک ہی اسپوکس پرسن ہے، دیٹ از می. خان صاحب نے وہ رسپانسبلٹی مجھے انٹرسٹ کی ہے. صحیح کہا انہوں نے کھوسہ صاحب نے کہ کوئی اور سپوکس پرسن نہیں ہے اور وہ پالیسی میٹرز کے اوپر بات نہیں کر سکتا. تیسری بات، I'm sorry I'm forgetting، بلے کا نشان اگر نہ ہوا تو گھوڑے کے نشان کے اوپر ضمنی بلے کا نشان. جی بالکل صحیح کہا جی، بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ بلے کا نشان اگر نہ ملنا چاہیے، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیں سبمٹ کیے ہوئے الیکشن کمیشن میں تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ رادر دین سٹ آن دوز ریزلٹس، آئی تھنک دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان ریزلٹس کو ایکسیپٹ کرے اور ہمیں بلے کا نشان جو ہے وہ دے. اگر نہیں ملتا، اگر اس کے ہم وی فیل دیٹ اس کے بھی چانسز ہیں، تو کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدالتوں سے وہ مختلف نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں بھی بہت زبردست قسم کی انٹرفیئرنس ہے. اینی وے دیٹ وی لیو دیٹ فار another day. تو اس وقت اگر وہ نہیں ملتا ہمیں، تو بالکل صحیح کہا کھوسہ صاحب نے کہ ہم گھوڑے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے. رؤف حسن صاحب تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.